नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। रीट मेंस एग्ज़ाम 2026 के लिए स्पेशल एक छोटा सा वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ, जिसमें जो साथी लेवल 2 के अंदर एसएसटी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए विश्व भूगोल के हम चर्चा करने वाले हैं। विश्व भूगोल के अंदर किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे और पिछली बार किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। तो पिछली बार विश्व भूगोल से 13 प्रश्न आए थे आपके। कितने? 13 क्वेश्चन पूछे गए थे। यानी हम बात करें समथिंग समथिंग तो जो भी टॉपिक है आपके, तो प्रत्येक में से 10 से 12 क्वेश्चन पक्के आएंगे। तो 2022 वाली भर्ती में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इस बार किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसकी हम भी चर्चा करेंगे। सभी साथी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का घंटा दबा लें। जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास नया नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो बात करते हैं आज के टोटल 13 प्रश्नों की। किस प्रकार के विश्व भूगोल से संबंधित आपके प्रश्न पूछे गए और आपको किस प्रकार पढ़ने हैं। सबसे पहले प्रश्न पूछा गया था कि महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति में कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है। देखिए, स्पेशल टॉपिक है आपका महासागरीय धाराएं। तो यहाँ से एक प्रश्न पक्का कर लेना। आपको करना क्या है, आपको विश्व का मैप लेना है और विश्व के मैप को लेकर आपको उसमें जितनी भी धाराएं हैं उनको एक बार देखना है कि कौन सी धारा किस तरफ जा रही है, कौन सी ध्रुवों की तरफ जा रही है, कौन सी भूमध्य रेखा की भूमध्य सागर की तरफ जा रही है, ठीक है, और भूमध्य सागर से ध्रुवों की ओर कौन सी जा रही है, कौन सी गर्म हवाएं हैं, कौन सी ठंडी हवाएं। एक बार आपको मैप लेकर उसमें बस क्लियर कर लेना है। यहाँ से एक प्रश्न फिक्स है। तो महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति का मुख्य कारण है चंद्रमा की आकर्षक शक्ति। तो इसका आंसर डी माना गया था। ठीक है, तो इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। तो महासागरीय धाराओं से तो पक्का फिक्स है, इसकी जितनी भी ठंडी धाराएं हैं और जितनी भी गर्म धाराएं हैं जो भी एनसीईआरटी में दी हुई है उनको तो पढ़ना ही पढ़ना है। जो एनसीईआरटी बुक के अंदर है वो आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, बस महासागरीय धाराएं ठंडी कौन सी है, गर्म कौन सी है और कौन सी ध्रुवों की तरफ जाती है। जो ध्रुवों की तरफ जाती है वो ठंडी होगी, जो भूमध्य सागर की तरफ आती है वो गर्म हवाएं होंगी। बस इतना याद रखना है। लेकिन सब आपको याद रखनी होगी कि कौन सी ठंडा धाराएं हैं, उसे क्या कहते हैं। जैसे नॉर्वे की धाराएं हैं, अगुलहास की धाराएं हैं, इस प्रकार नाम आपको याद रखने होंगे। ठीक है, उसके बाद में दूसरा प्रश्न पूछा गया था, गल्फ स्ट्रीम की तुलना अन्य किस महासागरीय धारा से की गई। देखो, एक टॉपिक से दो प्रश्न आए हैं। तो इसने पूछा कि गल्फ स्ट्रीम की तुलना अन्य किस महासागरीय धारा से की गई है। अगर आपने एक बार मैप में इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लिया तो आप पता लगा लोगे कौन सी धारा किस तरफ जा रही है और इसको क्या कहते हैं। तो इसका आंसर होगा अपने क्यूरोसिवा की धारा। कौन सी? क्यूरोसिवा की धारा, गल्फ स्ट्रीम। ठीक है, तो इसमें हम देखें कि गल्फ स्ट्रीम की तुलना अन्य किस महासागरीय धारा से की जाती है। तो क्यूरोसिवो की धारा। किससे की जाती है? क्यूरोसिवो की धारा। ये आपको याद रखना है। इसी को किस नाम से? काली धारा के नाम से जाना जाता है। इसको काली धारा के नाम से, इसी क्यूरोसिवो को नाम से जाना जाता है क्योंकि उत्तरी अटलांटिक की फ्लोरिडा धारा के समान है। इसी प्रकार ये गल्फ स्ट्रीम की तुलना के समान है। कौन सी? क्यूरोसिवा जो धारा है, जिसे काली धारा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में पेरू की धारा किस प्रकार की है? ठंडी जल धारा है। किस प्रकार की? ठंडी जल धारा। ये आपको, इसे हम बोल्ट की धारा भी कहते हैं। उसके बाद में कैलिफोर्निया की धारा है, ये भी क्या है? एक ठंडी जल धारा है। तो इस प्रकार बस ज़्यादा आपको याद नहीं करना है। इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ धाराएं हैं, उनको याद करना है बस। ठीक है, तो क्यूरोसिवा की धारा, पेरू की धारा, जिसे आयुसिवा की धारा, कैलिफोर्निया की धारा। तो इसने पूछा कि गल्फ स्ट्रीम की तुलना अन्य किस महासागरीय धारा से की जाती है। तो क्यूरोसिवा की धारा से की जाती है। तो ये आपको रखना। और क्यूरोसिवा की धारा किस प्रकार की है? ये एक गर्म जल धारा है। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया था जो पृथ्वी की गतियां टॉपिक है, वहां से पूछा गया था। ठीक है, तो यहां से एक प्रश्न ही आया था। तो चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में पूरा करता है। तो इसका एनसीईआरटी में देखेंगे तो एनसीईआरटी में तो 27 दिन ही मिलेगा आपको, एनसीईआरटी। लेकिन प्रॉपर देखें तो 27.5 दिन इसका सही आंसर माना है। जो बोर्ड ने वो 27.5 दिन माना है, लेकिन एनसीईआरटी में देखेंगे तो 27 दिन मिलेगा। तो इसका आंसर ये याद कर लेना, हो सकता है दोबारा रिपीट हो जाए। तो चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में पूरा करता है? 27.5 दिन, या 3 दिन भी आपको मिल सकता है। तो पृथ्वी की गतियों से, यानी जितने टॉपिक हैं इसके अंदर विश्व भूगोल के उतने ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो कुछ टॉपिक्स में 2 क्वेश्चन आ गए, कुछ एक में। लगभग 11 टॉपिक है, तो 11 टॉपिक में से लगभग 13 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला प्रश्न देखिए, उस कृषि से संबंधित प्रश्न पूछा गया
कि उष्णकटिबंधीय बागानी कृषि के अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्रों व फसलों का सुमेलित कीजिए। ठीक है, बागानी कृषि से संबंधित पूछा गया। तो टॉपिक है स्पेशल विश्व की प्रमुख कृषि आधारित उद्योग या विश्व के कृषि के प्रकार। यहाँ से एक प्रश्न पक्का आएगा, फिक्स कर लेना। तो ये वो टॉपिक है जहाँ से आपके 12 से 13 नंबर फिक्स हैं। ठीक है, कहीं जाने वाले हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें देखिए केला की बात करें तो इसका हो जाएगा मध्य अमेरिका। केला की बात करें तो मध्य अमेरिका। ठीक है, गन्ने की बात करें तो गन्ना क्यूबा के अंदर। उसके बाद में हम बात करें चाय की तो चाय श्रीलंका। और रबड़ की बात करें तो हो जाएगा मलेशिया। ठीक है, मलेशिया के अंदर ये फसलें होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, सी नंबर आंसर इन्होंने माना है। तो यहाँ से एक प्रश्न आपको पक्का करना है कि कौन सी फसल, कौन सी कृषि कहाँ पे की जाती है। ये आप देखोगे तो एनसीईआरटी की आप बुक उठाओगे तो वहाँ पे सारे टॉपिक मिल जाएंगे आपको। कौन सी? एनसीईआरटी के। और एनसीईआरटी बेस्ड ही एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, देखिए सुमेलित करना है कृषि के प्रकार और नदी बेसिन। अब पूछा गया कि कृषि का प्रकार, स्पेशल टॉपिक है विश्व में कृषि के प्रकार। गहन निर्माण कृषि कहाँ पे होती है? भूमध्य सागरीय कृषि, व्यापारिक अन्न उत्पादन कृषि और स्थानांतरणशील कृषि कहाँ होती है। हमें नदियाँ दी हुई है कि कौन कौन सी नदी के पास में ये फसलें होती है। सबसे पहले गहन निर्वाहक कृषि की हम बात करें तो ये होती है अपने गंगा नदी के किनारे। ठीक है, गंगा नदी बेसिन। फिर भूमध्य सागरीय कृषि की बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा सांता आना नदी बेसिन। सांता आना नदी बेसिन। व्यापारिक अन्न उत्पादित कृषि की हम बात करेंगे सी नंबर का, तो सी नंबर का हो जाएगा मर्रे और डार्लिंग नदी बेसिन। और हस्तांतरण कृषि कहाँ पे होती है? कांगो बेसिन नदी। तो इसका आंसर हो जाएगा एक नंबर, ए का 4, बी का 2। ठीक है, भूमध्य सागरीय कृषि सांता आना नदी, और सी का 1 मर्रे डार्लिंग नदी जो व्यापारिक अन्न उत्पादक है। तो इस प्रकार के टॉपिक्स हैं जो फिक्स एग्जाम में आने वाले हैं। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया अपने पवनों से संबंधित। खमसिन पवन को डॉक्टर पवन के नाम से किस क्षेत्र में विशेष रूप से जाना जाता है? तो पवनों स्पेशल टॉपिक है, वायुदाब पेटियां व पवने एक टॉपिक है। तो वहां से वायुदाब से संबंधित एक प्रश्न आया था और पवनों से संबंधित एक प्रश्न आया था। तो देखिए पवने भी आपको याद रखना है, कौन सी पवन कहाँ पे चलती है, स्थानीय पवनें कौन सी है वो सारी याद करनी पड़ेगी। किस पवन को किस नाम से जाना जाता है तो वो भी याद करने पड़ेगा। तो खमसिन पवन को डॉक्टर पवन के नाम से जाना जाता है, वो जाना जाता है अपने गिन्नी तटीय क्षेत्र में, गिन्नी तटीय क्षेत्र के अंतर्गत। तो ये तो क्वेश्चन आया था पवनों से संबंधित। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी झील शिकागो शहर से संबंधित है? निम्न में से कौन सी झील शिकागो शहर से संबंधित है? तो यहाँ से भी एक प्रश्न पूछा गया था। तो शिकागो झील शहर से संबंधित है तो वो है मिशिगन झील। ठीक है, कौन सी? मिशिगन झील। एक प्रश्न ऐसा आया था। उसके बाद में वायुदाब से संबंधित इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था कि समुद्र की सतह पर औसत वायुदाब कितना दर्ज किया गया। देखो आसान सा प्रश्न है लेकिन टॉपिक आपने पूरा पढ़ा है। तो ये सारे के सारे एनसीईआरटी में दिए हुए हैं और बेसिक से दिए हुए हैं, लेकिन हमें जो है अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। आसान क्वेश्चन आएगा लेकिन ऑप्शन देखो पास पास में है तो आप कर नहीं पाओगे। तो औसत वायुदाब कितना दर्ज किया गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1013.25 MB हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? MB हो जाएगा, या हम कह सकते हैं 1013.25 पास्कल। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन में दिया जा सकता है आपको। तो सी नंबर आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आता है कि वायुदाब को प्रभावित करने वाले कारक, ये प्रश्न मुझे लगता है आ सकता है। तो वायुदाब को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक पूछे जा सकते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में दिए हुए हैं सारे के सारे। तो सबसे पहले सागर तल से ऊंचाई, ये याद रख लेना, सागर तल से ऊंचाई। ठीक है, एक प्रभावित ये करता है। जल वाष्प की मात्रा, ये भी प्रभावित करता है वायुदाब को। दूसरा तापमान भी प्रभावित करता है। ठीक है, और गुरुत्वाकर्षण बल भी जो है प्रभावित करता है। पृथ्वी की घूर्णन गति भी अपकेंद्रीय बल के रूप में करती है। अक्षांश भी जो है इसमें करते हैं। फिर दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि वायुदाब पेटियों के अंदर से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो एक तो तापजन्य वायुदाब पेटियां और एक गतिजन्य वायुदाब पेटियां हैं। फिर तापजन्य के अंदर हम बात करें तो ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी आ जाती है और भूमध्य न्यून वायुदाब पेटी आ जाएगी। गतिजन्य के अंदर उप ध्रुवीय न्यून वायुदाब पेटी और उपोषण उच्च वायुदाब पेटी। जब तक आप मैप में नहीं करोगे तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो एक बार आपने मैप निकाल लिया तो लगभग विश्व ज्योग्राफी आप अपने हाथ में ले सकते हो।
तो ये पेटियाँ भी आपको वैश्विक तंत्र भी साथ साथ में याद आ जाएगा कि पछुआ पवनें कौन सी उपोष्ण उच्च वायुदाब में चलती है, स्थानीय पवनें कौन सी चलती है, व्यापारिक पवनें कौन से में चलती है। तो आपको एक बार जो एनसीईआरटी के अंदर मैप दिया हुआ है उसको आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है और इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया कि भूमध्य सागरीय प्रकार की कृषि निम्नलिखित जिस प्रदेश में की जाती है वह कौन सी है। इसने पूछा कि जो भूमध्य सागरीय कृषि है वो किस प्रदेश के अंदर की जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना, इसका आंसर हो जाएगा कैलिफोर्निया के अंदर। ठीक है, ठीक है, कैलिफोर्निया, इसका ए नंबर आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया विश्व व्यापार संगठन की स्थापना वर्ष बताइए। विश्व व्यापार संगठन की एक प्रश्न ऐसा भी पूछा गया था कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना, तो इसका आंसर हो जाएगा 1995। पूरा देखें तो 1 जनवरी 1995 को WTO की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी, तो 1995 हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से उष्ण कटिबंधों की स्थायी पवन कौन सी है। अब देखो दो ही ज्यादातर टॉपिक हैं, 3 पृथ्वी की गतियों से तो एक प्रश्न आया था, आपको अच्छे तरीके से तैयार करना है। एक तो महासागरीय धाराएं और पवनें और कृषि अच्छे तरीके से तैयार करनी, 3 टॉपिक से 2-2 प्रश्न प्रत्येक में पूछे गए हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्थायी पवन कौन सी हो जाएगी, व्यापारिक पवन। व्यापारिक पवनों को स्थायी पवनों के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया उद्योग से संबंधित स्पेशल टॉपिक आपका विश्व प्रमुख औद्योगिक प्रदेश। तो इसने पूछा न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश स्थित है। न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश कहाँ पे स्थित है, तो ये है यूएसए के अंदर। ठीक है, आपको पता है इंग्लैंड यूएसए, तो 1 नंबर न्यू इंग्लैंड कहाँ पे आ जाएगा, यूएसए में, तो 1 नंबर आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि व्यापारिक अन्न उत्पादन क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। व्यापारिक अन्न उत्पादक क्षेत्र कौन सा नहीं है, ये प्रश्न पूछा गया था और वहां पे आपको घास के मैदान दिए गए थे, प्रेरी प्रदेश, स्टेपस प्रदेश या पंपाज प्रदेश या कंपाज प्रदेश। तो व्यापारिक अन्न उत्पादन क्षेत्र में से कौन सा नहीं होगा, तो इसमें नहीं होगा कंपाज प्रदेश। प्रेरी है, स्टेप्स है और पंपाज है, तीनों है लेकिन ये नहीं है। ठीक है, तो ये इतने 13 प्रश्न थे जो पिछली बार रीट के अंदर विश्व भूगोल के पूछे गए थे। तो आपको एक बार देखना है कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए, कितनी के गहराई से प्रश्न पूछे गए। हो सकता है कि आप देखो वायुदाब को पूरी गहराई से पढ़ रहे हो, प्रश्न क्या आ रहा है कि समुद्र की सतह पर औसत वायुदाब कितना है। अगर आपको यही पता नहीं है तो पूरे टॉपिक का पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। तो एनसीईआरटी सबसे पहले आप एनसीईआरटी को अच्छे तरीके से पढ़ लो, जल्दी जल्दी से। जो रीट के अंदर टॉपिक है वही पढ़ना। वैसे तो आप बुक अब 15 दिन के अंदर नहीं पढ़ पाओगे, लेकिन जो टॉपिक्स आपको रीट के अंदर दिए हैं एसएसटी के, उसको आपको एक बार एनसीईआरटी के अंदर पढ़ना है। आपको वहां से लगभग 20 से 25 क्वेश्चन मेरा दावा है कि आपको एनसीईआरटी से ही मिलेंगे। तो अच्छे तरीके से पढ़ना है, अध्ययन करना है। बाकी आप प्रताप क्लासेस ऐप पर मैंने पूरे एनसीईआरटी समेत जो भी टॉपिक है एसएसटी के 60 प्रश्नों के पूरे टॉपिक्स के मैंने एक एक क्वेश्चन अपलोड किए हैं। पूरे टॉपिक्स का निचोड़ निकालकर टेस्ट अपलोड किए हैं। प्रत्येक टेस्ट में मैंने 70 से 60%, 50%, 100% डाले, साथ में तथ्य भी मिलेंगे। तो आप वो ज्वाइन करके 10-15 दिनों के अंदर आप अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो और अध्ययन भी कर सकते हो। ठीक है, प्रताप क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कर लेना और वहाँ से वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना। मात्र 50 रुपये में आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी और अच्छे तरीके से पढ़ने। ठीक है, तो आपको इसमें मैं बात करूँ तो सबसे पहला टॉपिक आपको पढ़ना है महासागर, अच्छे तरीके से तैयार करना है मैप के माध्यम से। दूसरा आपको याद करना है पवने टॉपिक आप याद करना है। तीसरा टॉपिक मैं बात करता हूँ कृषि का अच्छे तरीके से तैयार कर लेना, कौन सी कृषि कहाँ पे है। अब की बार देखो पिछली बार नहीं आया तो हो सकता है अब की बार अक्षांश और देशांतर से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सा देश कहाँ पे, किस सीमा में पड़ेगा, इस प्रकार के प्रश्न भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है और औद्योगिक प्रदेश आपको अच्छे तरीके से। तो 11 टॉपिक है, 11 टॉपिकों को अच्छे तरीके से एक बार पढ़ लीजिए। तो सभी साथी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।